नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द IGA शो में। और आज फिर मैं लेके आया हूँ आप लोगों के बीच में केस लॉज जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट में आजकल हो रहे हैं, केसेस चल रहे हैं, उसमें जो फाइनल हो रहे हैं, क्या क्या कोर्ट का व्यूज़ है, क्या क्या SEC का व्यूज़, आज हम इस पर चर्चा करेंगे फिर से। तो हमारा टैक्स लॉज का, केस लॉज का पार्ट 5 आज आ रहा है आपके बीच में। चलिए शुरुआत करते हैं पहले केस लॉ से। इसमें हाई कोर्ट का था, इसमें कह रहे हैं नो वॉल्यूशन ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 21 जो हमारे है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, इफ SSC फेल टू अपीयर फॉर पर्सनल हियरिंग ऑन डेट फिक्स बाय GST ऑफिसर। देखो भाई, अगर GST ऑफिसर आपको किसी डेट पे बुला रहा है और आप उस डेट पे नहीं जाएंगे तो फिर बाद में आप ये नहीं कह सकते कि आपको सुनवाई का मौका नहीं दिया गया, यानी नेचुरल जस्टिस की दुहाई फिर आप नहीं देंगे। बिल्कुल बात भी जायज़ है। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया, बोला भाई पर्सनल हियरिंग पे आइए और अपनी हियरिंग कराइए। अगर पर्सनल हियरिंग पे कोई स्पेसिफिक रीज़न है तो पहले आप बताइए आप हमें। तो जी इसमें समरी क्या है, GST वेयर पिटिशनर SSC हैड नो जस्टिफाइबल रीजन फॉर नॉट appearing फॉर पर्सनल हियरिंग ऑन डेट फिट्स इन शो कॉज नोटिस रिट पिटिशंस फाइल्ड अगेंस्ट द ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 74 ऑन ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वाज टू बी डिसमिस्ड। बिल्कुल ठीक बात है, होनी भी चाहिए। अगर आप नहीं जा रहे हो तो भैया बता दो क्यों नहीं जा रहे हो, इस वजह से नहीं जा रहे हो। ये आपका आंध्र प्रदेश GST एक्ट 2017, CGST सर्विस टैक्स एक्ट 2017 इसका है। और इसमें क्या है, शो कॉज नोटिस वाज इशूड बाय पिटिशनर SSC एंड फर्दर इम्पंज ऑर्डर वाज पास्ड अंडर सेक्शन 74। पिटिशनर even though said order was appealable, accessible, same wide as writ petitions on grounds certain information were not supplied to SSC and order passed in section 74 was in violation of principle of natural justice. Petitioner was not provided sufficient time for making personal opinions held, even though copy of information received was not supplied, but content thereof were disclosed to SSC. Said court notice SSC had no justified reason for not having personal hearing। तो भैया देखो, पर्सनल हियरिंग का आपके पास टाइम नहीं है तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगी, तो मतलब हो जाएगी। क्लियर है। इसमें वो कहना चाह रहे हैं कि आपको टाइम पे नहीं आओगे तो आप फिर आर्टिकल 14 की दुहाई नहीं देंगे। क्लियर है। तो ये फेवर ऑफ देखा जाए तो डिपार्टमेंट है, फेवर ऑफ रेवेन्यू। चलते हैं सेकेंड केस लॉ की तरफ। ये देखिए, ये केस लॉज मैंने इसमें मार्किंग करना शुरू कर दी। इन फेवर ऑफ SSC है या इन फेवर ऑफ रेवेन्यू है, आप नीचे देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है इन फेवर ऑफ SSC, यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है। तो ये क्या केस लॉज है, फाइलिंग ऑफ नील रिटर्न कॉन्टिन्यूसली फॉर मोर देन 6 मंथ नॉट अ ग्राउंड फॉर कैंसिलेशन ऑफ GST रिटर्न, GST हाई कोर्ट क्वेश्चस ऑर्डर। यानी अगर मैं 6 महीने तक लगातार नील रिटर्न भरता हूँ, तो अभी तक जो रूल हमारा था उसमें कहते थे 6 महीने तक आप अगर नील का रिटर्न फाइल करोगे तो आपका GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। लेकिन उस पर भी हाई कोर्ट आ गया, उन्होंने क्या कहा चलिए देखते हैं। समरी, where grounds for cancellation of registration was that SSC filed nil return continuously for more than 6 months, impunged order of cancellation was without jurisdictions and without any valid statutory ground, same could not be sustained। ये भी आंध्र प्रदेश गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 17 एंड GST सर्विस एक्ट का है। कैंसिल और रजिस्ट्रेशन पिटिशनर फाइल नील रिटर्न कॉन्टिन्यूसली फॉर मोर देन 6 मंथ, द शो कॉज नोटिस वाज इशूड और SSC ऑन ग्राउंड फाइलिंग नील रिटर्न कॉन्टिन्यूसली फॉर मोर देन 6 मंथ। भैया उसको नोटिस भेजा कि आप लगातार 6 महीने से नील का रिटर्न भर रहे हो, क्यों भर रहे हो। रजिस्ट्रेशन ऑफ SSC वाज कैंसिल वाइड इम्पंज ऑर्डर, भैया उसका ऑर्डर हमने कैंसिल, उसके रजिस्ट्रेशन हमने कैंसिल कर दिया। ये कहेगा कि आपने 6 महीने से लगातार नील की रिटर्न फाइल करी है। Appeal filed by SSC beyond condonable delayed period was rejected, held section 29(2) of CGST at 17, CGST rule 17 does not contain any such ground for cancellation. In show cause notice or in order of cancellation, it was not case of respondent authority that nil return was filled incorrectly, contravening any provision of GST Act। यानी भाई उसने कोई भी गलत रिटर्न फाइल नहीं किया है, कोई भी रूल का रेगुलेशन का वॉलेशन नहीं किया है, तो आपने कैसे कह दिया कि उसने गलत फाइल करा है। Impunged order of cancellation was without jurisdiction and without any valid statutory ground, same could not be sustained। Appellate order dismissed appeal, maybe on any ground, could also not be sustained। Impunged order were to be set aside, section 29 of CGST Act 2017, Andhra Pradesh Goods Service Tax Act 2017, Rule 22 of Central Goods and Service Tax Rule 2017। आंध्र प्रदेश का ये था, इन फेवर ऑफ SSC आया है, बिल्कुल ठीक बात है। मतलब अगर 6 महीने तक नील के रिटर्न भर रहे हो और वैलिड भर रहे हो, मतलब गलत नहीं वैलिड,
आप उसको जस्टिफाई भी कर रहे हो, तो फिर आपका ऑर्डर कैंसिल, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हो सकता है। बढ़िया केस लॉज था, प्रैक्टिकल केस लॉज है। हमारे बीच में ऐसे कई सारे सिचुएशंस आती हैं, कई सारी चीज़ें आती हैं जिसमें हमें ये फ़ायदा देगा। Madras High Court extended time limit to file appeal by petitioner before adjudicating authority by 8 weeks। ये मद्रास हाई कोर्ट का था। ये कह रहे हैं जीएसटी में वेयर ऑर्डर इन ओरिजिनल वाज पास इम्पोजिंग पेनल्टी एंड इंटरेस्ट ऑन एसएससी एंड सिंगल जज ग्रांटेड लिबर्टी टू चैलेंज दैट ऑर्डर बाय वे ऑफ अपील to be filled within 30 days along with pre-deposit 10% of the penalty and interest for the time of 8 weeks of filing said appeal was to be granted to SSC। हम सबको पता है कि भाई जब भी हमारा केस अगेंस्ट में जाता है तो हम उसमें 10% वो कह रहे हैं कि भाई पहले 30 दिन में जमा कर दो, और हम 8 वीक यानी 2 महीने में आप अपनी ग्राउंड्स ऑफ अपील जो भी आपके हैं, जो भी आप ऑन डॉक्यूमेंट एविडेंस देना चाहते हैं फर्दर, वो आप वहाँ पे जाके कह दीजिए। अब इसमें क्या बात कह रही हैं, वो कह रहे हैं पेनल्टी प्री डिपॉजिट एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर फाइलिंग अपील ऑर्डर इन ओरिजिनल OIO was passed without considering submission of SSC after having virtual hearing and imposing penalty and interest without jurisdiction. Single judge dispose of writ petition filed by SSC with the liberty of challenge impugned order by way of appeal and to be filed with pre-deposit of 10% of penalty and interest within 30 days। तो भाई 30 दिन के अंदर अंदर पेनल्टी और इंटरेस्ट जमा कर दो। SSC फाइल्ड इंस्टेंट रिट अपील प्रेइंग फॉर द एक्सटेंशन टाइम ऑफ अपील हेल्ड SSC वाज टू बी ग्रांटेड एक्सटेंशन ऑफ 8 वीक फाइलिंग अपील। भैया फाइल अपील आप कर सकते हो, ये इन फेवर ऑफ SSC है, यानी मतलब इधर का है तो सब जगह अप्लीकेबल हो जाना चाहिए। यानी अगर आप फाइल अपील करना चाहते हैं तो 30 दिन में जमा कर दें और 8 हफ्ते में अपनी ग्राउंड्स ऑफ अपील विद प्रॉपर एविडेंस आप उसमें सबमिट कर सकते हैं। क्लियर है ये वाला केस लॉ। चलते हैं हम नेक्स्ट केस लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज है, बढ़िया है। इस पर बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं प्रैक्टिकली जो होती हैं, प्रॉब्लम आती हैं। टाइपोग्राफिकल एरर इन ई-वे बिल शुड नॉट लीड टू इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी, इलाहाबाद हाई कोर्ट। कई बार क्या होता है, हम लोग जब ई-वे बिल बनाते हैं तो हमारे स्टाफ या कहीं से गलती क्या हो जाती है, जैसे मान लीजिए मेरी इनवॉइस नंबर है 2022-23/22/2022 और मैंने लिखा है बिल नंबर 124, यानी 124 नंबर बिल है मेरा। लेकिन जब मैं ई-वे बिल बना रहा था तो मैं वहाँ पे 22-23 लिखना भूल गया, मैंने डायरेक्ट 124 लिख दिया, या 124 लिखने से पहले मैंने 0 लगा दिया, या कुछ ऐसा कर दिया मैंने जो टाइपोग्राफिकल एरर है। तो भाई उसमें साफ साफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि कोई पेनल्टी नहीं लग सकती, क्योंकि ये टाइपिंग एरर है, क्लेरिकल एरर है, इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ लगा मुझे। पेनल्टी समरी क्या है, जीएसटी पेनल्टी वाज impossible where wrong vehicle number was mentioned in e-way bill as it is merely a typographical error। अगर देखो भाई कोई भी टाइपिंग एरर होती है तो सीधी सी बात है वो ये इंटेंशनल नहीं है, अनइंटेंशनल्स होती हैं। कई बार माइंड बहुत तेज़ी से नहीं उस समय चल रहा होता है, या कुछ भी एरर होती है, हाथ टाइपिंग तेज़ी से चला रहे हैं तो 1-2 डिजिट गलत दब जाती हैं। लेकिन हमारी मंशा कोई गलत बताने की नहीं है, ना ही हमारी कोई इंटेंशन कोई टैक्स इवेजन की थी। तो उस केस में क्लियर इन्होंने कह दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कि डिटेंशन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग ट्रांजिट्स पेनल्टी रॉन्ग व्हीकल नंबर मेंशन इन ई-वे बिल difference of 3 digits instead of permitted 2 digits appear to a typographical error in e-way bill without any further material or substantial intent to evade tax impositions of penalty under section 129 of CGST Act 2017 is for such a minor error was without jurisdiction and illegal in law। तो सेक्शन 129 ने क्लियर कह दिया और हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस भी हो गया क्लियर है। तो यानी अगर मेरी कोई टाइपिंग एरर है तो मेरे को कोई भी पेनल्टी मेरे ई-वे बिल पे नहीं लगेगी। चलिए चलते अपने नेक्स्ट केस लॉ की तरफ। हाई कोर्ट रिमांडेड मैटर टू ग्रांट रिफंड एज डॉक अपलोडेड बाय एसएससी वाज नाउ गेटिंग रजिस्टर्ड बाय जीएसटीएन। अब क्या कहना चाह रहे हैं समझते हैं ये पूरी बात। ये कह रहे हैं GST where due technical glitches in system document supporting petitioner's application for refund were uploaded but not registered by system and said application was rejected on ground of non-submission of authenticated document since a refund cannot be rejected merely on ground and non-supply of authenticated document। तो भाई ये कह रहे हैं कि 2022 में 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 2022
भैया ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं। अगर मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे हैं और वो डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिकेटेड मतलब कहीं से साइन होने चाहिए थे, कहीं नहीं होने चाहिए थे, लेकिन मैंने अपलोड करे हैं, अपनी आईडी से करे हैं, यानी ऑथेंटिकेटेड अपने आप में हो गए। आप सिर्फ ये कहें कि रिफ़ंड मेरा नहीं रोक सकते कि ये जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, ये ऑथेंटिकेटेड हैं, वेरीफाइड हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें पूरा केस लॉ समझते हैं क्या है। रिफ़ंड टेक्निकल ग्लिच, कई बार क्या होता है हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी थोड़ी सी लो हो जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट ज़्यादा होते हैं, उतना अपलोड हो नहीं पाता है। तो जब उसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है, क्वालिटी डाउन होने की वजह से वो उतना ज़्यादा हमारे को पढ़ने में नहीं आता है। तो ये कह के नहीं कर सकते कि हमने जो डॉक्यूमेंट लाए वो गलत लगाए हैं, तो ये रीडेबल नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं हैं, तो ये ठीक है। टेक्निकल ग्लिचेस, नॉन सबमिशन ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट्स, petitioner challenge an order, dismisses their appeal against order in original rejected application seeking a refund primarily on the ground that there was a mismatch of turnover, excess availment and declaration of invoice value and non-submission of authorized document to disapprove said contentions. Personal hearing was not also granted to petitioner. Petitioner contended that due to technical glitches in system, documents were uploaded but not registered by system. Held, a refund cannot be rejected merely on the ground that non-supply authenticated document. And as per section 54(1) जो हमारा रिफंड का सेक्शन है, एप्लीकेशन ऑफ पिटिशनर वॉज विद इन लिमिटेशंस, यानी हमने विद इन टाइम भी रिफंड की एप्लीकेशन लगाई थी, जो कहता है कि भैया 2 महीने में लगा देना चाहिए, लेकिन अभी उसके भी उसमें ऑर्डर आ गए हैं कि उसमें भी एक कोर्ट ने कहा है कि भाई ये जो रिफ़ंड की एप्लीकेशन है ये 2 महीने के बाद भी लग सकती है। उन्होंने क्लियर कहा है ये मैंडेटरी नेचर नहीं है, ये रिकमेंडेटरी है कि आपको 2 महीने में फ़ाइल हो जानी चाहिए। तो ठीक है भैया, 2 महीने नहीं, हम बाद में कर देंगे, आपने मना थोड़ी किया हमें भरने से। इन इंस्टेंट केस पिटिशनर सीट्स अ रिफंड ऑफ ITC एंड कंटेंट्स दैट relevant documents were available with petitioner, therefore matters need to be relegated to concerned authority and re-adjudicated. Application of petitioner by taking into account document filled by petitioner in support of his application for refund. Accordingly, order in ordinance and order in appeal were to be set aside. Section 54 CGST Act. यानी वो सीधी बात है भाई। देखो, मैंने कई केस लॉ जो देखे उसमें ये समझ में आया कि अगर मेरी इंटेंशन टैक्स एवेजन की नहीं है, फ्रॉड की नहीं है, टैक्स सबमिट मैं प्रॉपर कर रहा हूँ और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे सब कुछ वैलिड हैं, तो कोई भी केस लॉज अगेंस्ट SSC नहीं जा रहा है, वो जाता इन फेवर ऑफ SSC ही जाते हैं। क्लियर है? तो चलते हैं हम नेक्स्ट केस लॉ की तरफ। एंड ये क्या कहता है, SC यानी सुप्रीम कोर्ट डिसमिस्ड SLP अगेंस्ट वैल्यूएशन ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विसेज इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ लैंड डायरेक्टेड टू अप्रोच हाई कोर्ट। समझते हैं पूरा केस लॉ क्या था। ये कह रहे हैं GST रिट पिटीशन फाइल अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैलेंजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ प्रोविजन ऑफ पैरा 2 ऑफ नोटिफिकेशन 11/2017 as applicable to valuation of construction service could not be entertained by Supreme Court. Petitioner was given liberty to approach High Court. पूरा केस क्या था समझते हैं। लिवियन कलेक्शन का हमारा है एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन नंबर 11/2017 कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी फाइलिंग रिट पिटीशन फाइल्ड बिफोर अपेक्स कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया। पिटिशनर चैलेंज प्रोविजन ऑफ पैरा 2 ऑफ नोटिफिकेशन 11/2017 जो 28 से 17 में आई थी एज एप्लीकेबल टू वैल्यूएशन ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस एज बिन अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अल्ट्रा वाइज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हेल्ड इंस्टेंट रेंट पिटिशनर कुड नॉट बी एंटरटेन हैंस सेम was to be dismissed by giving liberty to petitioner to approach High Court under Article 226 of Constitution of India, Section 11 of CGST Act, Article 32 read with Article 226 Constitution of India। तो उन्होंने कहती है भैया देखो, अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हाई कोर्ट के जुडिक्शंस में हैं तो भैया वहीं पे ही बात करें और वहीं से सारे केस को समझें। मतलब ये आर्टिकल्स पे बात आ गई थी, उन्होंने कही थी कि जो हमारा केस लॉज है कि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी कंस्ट्रक्शन की थी जो वो कह रहे थे कि ये एज़ पर आर्टिकल 32 ही ठीक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो उन्होंने कहा ठीक है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आप हाई कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट में चीज़ें क्लियर करके फिर हमारे पास आएँ कि उसमें क्या करना है।
चलिए अब नेक्स्ट केस लॉस की हम चलते हैं। One time premium paid to Surat Municipal Corporation for renewal of lease of land is taxable under RCM। ये एडवांस अथॉरिटी रूलिंग का है केस। इसमें क्या कह रहे थे, वेयर सूरत टेक्सटाइल मार्केट इज लीज टू एसएससी कोऑपरेटिव सोसाइटी बाय सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड लीज रिन्यूअल चार्जेस आर पेबल बाय एसएससी Surat Municipal Corporation since SSC is a business entity falling under section 217 and Surat Municipal Corporation is a local authority as per section 2 subsection 69. SSC is liable to pay charge liabilities on lease renewal charges payable to सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एज पर सेक्शन 9। यानी इसके ऊपर RCM रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगना चाहिए। RCM फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है, मेरे चैनल में वीडियोस पड़ी हुई है फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की, आप उसे देख के क्लियर समझ सकते हैं कि रिवर्स चार्ज और फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है। तो इस पर कहना क्या चाह रहा था, वो कह रहा था भाई देखो सूरत टेक्सटाइल मार्केट जो है वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है और कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई हुई है आप लोगों ने, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ये भी है, लोकल अथॉरिटी है। तो दोनों जो ट्रांजेक्शन हो रही है बिजनेस ट्रांजेक्शन हैं, जब बिजनेस ट्रांजेक्शन है तो उसके ऊपर RCM एप्लीकेबल हो जाएगा। तो क्या था, गुजरात गुड्स एंड सर्विसेज सेट रिवर्स चार्ज लायबिलिटी लीज पेमेंट टू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हेडेड 9972 एसएससी कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनेंस सर्विस ऑफ सूरत टेक्सटाइल मार्केट and Surat Textile Market leased by SSC by Surat Municipal Corporation. Lease proposed to be renewed for further 99 years. Consideration for lease contain one of the component lease renewal charges. SSC sought advance ruling of applicability of reverse charge mechanism under section 9 for lease renewal charges payable to Surat Municipal Corporation. Held lease of land is to be treated as supply of service. बिल्कुल ठीक बात है, हमारा सेक्शन 7 भी इस बात को क्लियर कर कहता है, सप्लाई की डेफिनेशन में भी ये क्लियर आती है। सप्लाई ऑफ सर्विसेज चार्जेबल GST एज पर सीरियल नंबर 2 और शेड्यूल 2 इन टर्म्स ऑफ सीरियल नंबर 5 नोटिफिकेशन 13 2017 एज अमेंडेड SSC become liable to discharge GST under RCM in terms of section 9 subsection 3 of CGST Act 17 in respect of service supplied by Surat Municipal Corporation section 9 of service set jurisdiction अगेंस्ट SSC। मतलब उन्होंने कहा है भैया देखो दोनों बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं और कोई सर्विस दे रहे हैं, सेक्शन 7 सेक्शन 9 आप दोनों को फुलफिल कर रहे हैं तो ठीक बात है, बिल्कुल आपको रिवर्स चार्ज में उसका टैक्स देना पड़ेगा। उन्होंने कह दिया बिजनेस एंटिटी सेक्शन 2 सब सेक्शन 17 भी फुलफिल कर रहे हैं, जो हमारा डेफिनेशन का सेक्शन 2 है और CGST Act 2017 का, और सेक्शन 269 में वो भी लोकल अथॉरिटी भी वहाँ पे कंफर्म हो रही है। तो दोनों बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं तो फिर उसमें RCM में आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। क्लियर है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट केस लॉस की तरफ। इसमें कहते हैं हाई कोर्ट डायरेक्ट्स कैंसलेशन ऑफ GST रजिस्ट्रेशन टू बी इफेक्टेड फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ बिजनेस। यानी ये क्या कहना चाह रहा है, इसमें केस क्या था, वेयर इम्पंज ऑर्डर कैंसलेशन पेटिशनर GST रजिस्ट्रेशन विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वाज पास्ड विदाउट affording petitioner an opportunity to consent same. Impunge order was to be modified to be effective date of whether the petitioner had closed its business। यानी मैंने बिजनेस मान लीजिए 15 दिन पहले बंद कर दिया, लेकिन मैंने जिस दिन कैंसिलेशन की एप्लीकेशन फाइल करी तो असेसिंग ऑफिसर ने उसी दिन से मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जिस दिन मैंने एप्लीकेशन फाइल करी, जबकि मेरा बिजनेस जिस दिन बंद हुआ था कैंसिलेशन मेरा उस दिन से ही हो जाना चाहिए था। ये इस सेक्शन में कहना चाहिए, केस लॉज में कहना चाह रहा है हाई कोर्ट डायरेक्ट कैंसिलेशन ऑफ GST रजिस्ट्रेशन टू बी इफेक्टेड फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ बिजनेस। यानी जिस दिन मेरा बिजनेस क्लोज होगा उस दिन से मान लिया जाएगा। अब इसमें क्या है, क्या पूरी डिटेल पढ़ते हैं इसमें हम। रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट GST रजिस्ट्रेशन इज ऑफ petitioner was cancelled with retrospective effect. Show cause notice did not mention that petitioner GST registration was proposed to be cancelled with retrospective effect. Petitioner was provided no opportunity to contest cancellation of GST registration with retrospective effect. Held since petitioner had filed an application for cancellation in its GST registration, it was not averse to cancellation to its GST registration prospectively. There was no material on ground that indicate that petitioner was non-existent as on the date of cancellation registration with retrospective effect. Impunge order was to be effected from the date of filing of application for cancellation of registration. However, in event respondent sought to
cancel petition GST retention with retrospective dates prior to effective date of impunge order. Proper officer would issue a show cause notice clearly setting out its reason for proposing any such action and pass such an order and deem fit after affording petitioners sufficient opportunity to be heard. Section 29 of CGST Act in favor of SSC है, तो भैया वहीं से माना जाएगा जिस दिन से आपका बिजनेस क्लोज हुआ है। मुझे लगता है कि हम लोग ने कई सारे केस लॉ डिस्कस करे, इससे आप लोगों को हर ज़रूरत है फ़ायदा मिलेगा। रिप्लाईज़ में आप लोग इसमें सबमिशंस में लगाएंगे तो बिल्कुल डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। और कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो इसको भी बांटिए, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर इस वीडियो से ज़रा सा भी सीखा है, कुछ भी सीखा है, एक केस लॉ से भी कुछ सीखा है या काम आया है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।